हमारे घर में घुस के और हमारा नुकसान करके ये लोग चले गए, बिना कोई नुकसान लिए हुए। अच्छा। तो उस ऑपरेशन के उसके बाद फायरिंग हुआ, मैं, ड्राइवर और 2 और लोग जो हम गाड़ी में थे, 4, हम लोग फायर करते हुए रीइंफोर्समेंट आया तो उसके बाद में फिर हमने अपने इनको देखा, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए थे, उड़ी कैसे, इंजन 100 मीटर दूर जाके गिरा हुआ था। तो वो दृश्य वो आज भी मेरे दिमाग में घूमता रहता है। ऑपरेशन के दौरान में 2 नक्सल पकड़े गए जो ओवरग्राउंड काम करते थे और जिनका काम यही था, सिर्फ एक्सप्लोसिव पहले से लगा होता था, उनको सिर्फ वायर्स जोड़ना होता था बैटरी के साथ में। ठीक है, फोर्स है तुम्हारे साथ में, तुम ठीक हो, मतलब इस तरह की एक हौसला पूरा देना जिसको कहते हैं। तो फोर्स की जो दिनचर्या है वो बहुत ही अच्छी दिनचर्या है। आपको सुबह से लेके और रात तक के लिए आपका समय हर चीज़ के लिए निर्धारित रहता है। इन्वेस्ट करिए, किसमें इन्वेस्ट करिए, आप अपनी सेहत पे इन्वेस्ट करिए और आप अपने समय पे इन्वेस्ट करिए। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, आप जो बेहतर चीज़ें मिलती हैं उसको लीजिए, लेकिन जो आपका समय अगर पढ़ाई का है, पहला ध्यान पढ़ाई पे देना चाहिए। नमस्कार, शब्दरंग स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कात्यायनी सिंह। आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान हैं श्री सतपाल रावत जी, जो सीआरपीएफ के आईजी रह चुके हैं। अपने शानदार कैरियर में इन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाया है और देश की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आइए आज मिलते हैं सतपाल रावत जी से। नमस्कार सतपाल रावत जी। नमस्कार कात्यायनी जी। शब्दरंग के सभी दर्शकों को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। जय हिंद। रावत जी, मुझे बहुत खुशी हुई आप हमारे स्टूडियो में आए। सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताइए, अपने परिवेश के बारे में, अपने पालन पोषण के बारे में, अपने माता पिता के बारे में। माता पिता इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि इतना सुंदर व्यक्तित्व जिसका है, तो उनके माता पिता कैसे होंगे? एक सवाल में आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए। हाँ, जवाब दीजिए आप। अपने बारे में कहने से पहले मुझे लगता है मैं अपने माता पिता के बारे में बताऊं, वो बेहतर रहेगा। मेरे फादर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर कॉरपोरेशन में कार्य करते थे और डिप्टी मैनेजर पद से वो रिटायर हुए थे। आज वो हमारे साथ में नहीं है। मेरी माँ वो परिवार की मुखिया हैं आज की तारीख में, और हम उन्हीं की छत्र छाया में रह रहे हैं। मैं अगर अपने बारे में कहूँ तो मेरा जन्म दिल्ली में हुआ और मेरी जो शुरुआती शिक्षा हुई वो एयरफोर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने हंसराज कॉलेज में बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी में एडमिशन लिया था। बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी करने के उपरांत मैं एमएससी में एडमिशन लिया। एमएससी के सेकेंड ईयर के जब हम थे, एमएससी सेकेंड ईयर में जब हम थे, उस समय में, क्योंकि आपको बता दूं मैं कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय में दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसमें अप्लाइड जियोलॉजी की जो डिग्री हुआ करती थी एमएससी की, वो 3 साल की हुआ करती थी, बाकी सभी सब्जेक्ट्स की 2 साल की हुआ करती थी। तो जब हम सेकेंड ईयर में आ गए एमएससी के, तो ऐसे ही लगा कि अब कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना शुरू कर देना चाहिए, ताकि जब तक एमएससी हमारा ख़त्म हो तो हम कॉम्पिटिशन्स के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हों।
तो एक दिन अखबार, तब उस समय में जो ज़रिया होता था वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ हुआ करता था या न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट हुआ करता था। तो एक दिन अखबार में हम लोगों ने एक एडवर्टीज़मेंट देखा और उसमें था कि सीआरपीएफ में डीवाईएसपी पद, डीवाईएसपी और कंपनी कमांडर, ऐसे दो चीज़ें लिखा करते थे उस समय पे। डीवाईएसपी और कंपनी कमांडर पद के लिए योग्य उम्मीदवारों के लिए परीक्षा होगी। तो हम 6 दोस्तों का एक ग्रुप था, तो हमने सबने फॉर्म भरा और फर्स्ट स्टेज, अब उसको खुशकिस्मती कहें या कुछ भी कहें, कि फर्स्ट स्टेज मैंने क्लियर किया और बाकी मेरे 5 जो साथी दोस्त थे वो फर्स्ट स्टेज क्लियर नहीं कर पाए। खैर सेकंड स्टेज एग्ज़ाम वो भी क्लियर हुआ, थर्ड स्टेज एग्ज़ाम में गए वो भी हुआ। और उसके बाद में जब कॉल लेटर आया ज्वाइनिंग का, तो पशुपेश में थोड़ा सा थे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ एग्ज़ाम्स दे रहे थे आगे के एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए, ये नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। तो एक थोड़ा सा पशुपेश में थे कि जाएं कि नहीं जाएं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सभी ने बोला कि ठीक है, आपको पहली बारी में जो चीज़ मिला है उसको स्वीकार करिए, जाइए ट्रेनिंग करिए। तो हम चले गए माउंट आबू। थोड़ा सा आगे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत चीज़ें एक साथ होती हैं। तो जब हम एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे या दे रहे थे, तो उस समय पे 3 एग्ज़ाम्स मैंने दिए थे। एक ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स का था एयरफोर्स का, एक सीआरपीएफ का था, और तीसरा उस समय में बिल्कुल नया बल बना था इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तट रक्षक, उसका भी दिया था। जब मैं एकेडमी चला गया तो एकेडमी जाने के बाद में मुझे ये पता चला कि मेरा बाकी 2 जगह भी सिलेक्शन हो चुका है। अब एकेडमी में सभी ने ये बोला, समझाया कि ये तो नई फोर्स है इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी भी उस समय पे नहीं थी, और क्योंकि नाम कोस्ट गार्ड से तो आपको हमेशा समुद्र और उसी के आसपास रहना पड़ेगा। और एयरफोर्स में क्योंकि ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स थे तो वो मोर और लेस एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का काम होता है, लॉजिस्टिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव, अकाउंट्स, इस तरह का कार्य होता है उसमें। तो एकेडमी में जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने हमें समझाया कि देखिए, आप इस फोर्स में रहेंगे तो आप हिंदुस्तान भर में कहीं भी घूमेंगे, जाएंगे, समझेंगे देश को, और आपको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जहां बहुत बहुत अलग अलग तरह के लोगों से इंटरैक्ट करेंगे। तो मेरी समझ में उस समय पे यही आया, तो मैं एकेडमी में रुक गया और फिर ट्रेनिंग किया। तो इस प्रकार मेरा सफ़र सीआरपीएफ में शुरू हुआ। बचपन बताइए ना, मैं तो बचपन पूछी पहले, बचपन, सीआरपीएफ तो बाद में। बचपन मैंने आपको बताया ना, मैं कैसा रहा बचपन आपका? शैतानियाँ करते थे? देखिए, बचपन कोई भी अगर शैतानी भरा ना हो तो बचपन नहीं है। शैतानी तो बता दीजिए जी। तो मेरी रुचि शुरू से ही खेल कूद में बहुत रही है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो अपने स्कूल को मैं एथलेटिक्स में भी रिप्रेजेंट करता था, अपने स्कूल की मैं हॉकी टीम में भी था, और अपने स्कूल में मैं बैडमिंटन भी खेला करता था। या यूँ कह लीजिए कि मैं कभी किसी एक स्पोर्ट पे बहुत ज़्यादा रुक नहीं पाया, क्योंकि मुझे तरह तरह के फील्ड्स पसंद आते थे। कॉलेज में आने के बाद भी एक बार हॉकी की टीम के लिए मुझे लगा कि मुझे खेलना चाहिए, पर आपको बताता हूँ, फर्स्ट ईयर का था समय, और खेल से ज़्यादा उस समय अचानक रुचि होती है, जैसे अलग अलग
अचानक मेरी रुचि जागी कि मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए ओह माय गॉड, कॉलेज का। अच्छा ये तो नया है। जी। तो अब फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, हम्म, तो ये कोई सोचता नहीं था कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट इलेक्शन लड़ सकता है। तो जैसे आपने शैतानी की जिक्र किया, तो मुझे पता था कि अगर मैं घर में बताऊंगा तो मुझे ये कार्य कोई करने नहीं देगा। अच्छा, तो मैंने घर में नहीं बताया, और सेंट्रल काउंसिल बोलते थे उस टाइम पे, हम सीसी बोलते थे। सीसी इलेक्शन के लिए मैं खड़ा हो गया, नॉमिनेशन भर दिया, खड़ा हो गया, और मैं हारा बहुत कम वोट से। एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट अगर 12 या 14 वोट से हारता है तो ये काफ़ी बड़ी बात होती है। और आज मुझे बताने में कोई ये भी शर्म महसूस नहीं होती है, शंका नहीं होती है, संकोच नहीं होता है। मैं जिनसे हारा था उनका तो बैकग्राउंड पॉलिटिकल था। जी, ललित माकन उसी कॉलेज में पढ़ा करते थे, और वो मेरे अगेंस्ट में खड़े हुए थे। तो क्योंकि उनका पूरा पीछे जो बैकग्राउंड था वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, तो या यूँ कह लीजिए कि शायद मेरे लिए ये अच्छा था कि मैं इलेक्शन हारने के बाद में उस तरफ को मुड़ के नहीं देखा, नहीं तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता आपके साथ में, या सीआरपी में नहीं होता, या जो मैंने सीआरपी में कार्य किए वो नहीं कर पाता। तो मैं जो आपको बता रहा था एक और बात, कि मैंने घर में नहीं बताया कि इलेक्शन का क्या हुआ। जिस दिन रिज़ल्ट आया तो मेरा एक दोस्त कॉलेज का, अब कॉलेज के दोस्तों को नहीं पता कि घर में बताया है नहीं बताया है, हाँ। तो वो घर में आ गया शाम को। मैं घर नहीं पहुंचा था उस टाइम। तो उसने कॉल बेल दबाया, पूछा, मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला, तो माँ से उसने पूछा, सत्तू है क्या? दोस्तों में ऐसे बोलते हैं। हाँ। मैं सतपाल को, मेरे को सत्तू बोला कर, सत्तू है क्या? कौन सत्तू? अच्छा। अब उनको अचानक से कौन सत्तू? बोले सतपाल सतपाल। तो बोलते नहीं बेटा वो तो अभी आया नहीं है। आंटी उसके इलेक्शन का क्या रिजल्ट रहा? तो माँ को लगा बेटा कौन सा इलेक्शन की बात कर रहे हैं। हाँ। तो वो समझ गया कि माँ को पता नहीं है। तो उसने बोला कोई बात नहीं, मैं उसी से बात कर लूँगा, चला गया। खैर उसके बाद घर आने के बाद में मुझे समझाया गया, बताया गया कि बेटा अभी ये पढ़ाई के दिन हैं, आप फर्स्ट ईयर में हो, इस तरफ को मत देखिए। जब आपका एजुकेशन ख़त्म हो जाए, पूरा हो जाए, तब इलेक्शंस की या किसी भी तरह का इस तरह का अगर आपको पॉलिटिकल करियर करना है तो उसके बाद देखिएगा। खैर उसके बाद मैंने कभी इस तरफ को मुड़ के देखा नहीं। तो खैर बचपन में हर तरह की शैतानियाँ। बचपन की बात करें तो स्कूल में हम लोग, जैसे मैंने बताया एयरफोर्स स्कूल था। एयरफोर्स स्कूल था तो आसपास बहुत सारे एयरफोर्स के ऑफिसर्स रहा करते थे। और जैसा आप देखेंगे किसी भी कैंटोनमेंट में कोई भी हो, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे सीआरपी, चाहे बीएसएफ, चाहे आईटीबीपी, किसी भी का भी जो, वो बहुत हरा होता है और पेड़ पौधे बहुत होते हैं। तो अधिकतर घरों के बाहर, घरों में या घरों के बाहर आम के पेड़ या अमरूद के पेड़ ये लगाए हुए होते थे। तो हम लोग स्कूल से बचे, शैतानी जो करते हैं जिसे आप बोलते, तो कच्चे आम पत्थर मारना, मैं भी तोड़ना, मैं भी करी हूँ। तो ये सब कार्रवाई बचपन में हमने भी की है। बाकी ठीक ठाक बहुत अच्छे से, जो मतलब जो यादें अगर आप बोलते हैं तो टीचर्स के साथ में थोड़ा बहुत बोलना, शैतानी हाँ। करना, तो वो उस समय पे कॉमन था। कॉमन था का मतलब क्लास में बात कर रहे हैं, क्लास से उठा के बाहर खड़ा कर दिया गया, बुरा नहीं माना जाता था। ठीक है, तो ये सब तो स्कूल में होता रहता था। आपकी बातों में आपकी माँ बहुत आती है। जब भी मैं यहाँ या बाहर कहीं भी बात करी हूँ तो आपकी माँ बहुत आती हैं। आप अपनी माँ के बारे में बताइए और ये बताइए कि आपके अंदर आपकी माँ कितनी है। देखिए, माँ मेरे ही अंदर नहीं, माँ संसार में मेरा ख्याल सभी के लिए बहुत ही आदरणीय भी होती हैं और बहुत ही प्यार करने वाली, या बच्चे भी आम तौर पे आप देखेंगे कि माँ से ज़्यादा लगाव महसूस करते हैं। तो मैं भी कोई अलग नहीं था। यस, माँ से मेरा बहुत लगाव आज भी है, पहले भी था।
माँ बच्चों को, या मैं अपना ही अगर मैं बात करूं तो माँ हमें बहुत अच्छे से समझती थी। माँ बहुत अच्छे से समझती थी का मतलब कहने का कि हमारी जो भी फरमाइश, चाहे वो खाने की हो चाहे कपड़ों की हो, वो माँ के थ्रू ही पिताजी को जाती थी। फादर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, अच्छा अच्छा, और थोड़ा पहले सा रहते थे। रहते थे। हाँ, फादर लोग। वो ज़्यादा बोलते नहीं थे एक्चुअली, बहुत मतलब बहुत प्यार करते थे। ऐसा नहीं है कि माँ से कम प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। लेकिन जो खुलापन माँ के साथ था, क्योंकि गर्मी की छुट्टी होना, दशहरे की छुट्टी होना, सारा दिन घर में अगर हम शैतानी करें, शरारत करें, 2 भाई हम थे और 1 बहन, मिल के कई बार शैतानी भी होती थी, शरारत भी होती थी। घर में ही हम कई बार हॉकी भी खेलने लग जाते थे, बहुत छोटी सी जगह में, ड्राइंग रूम में भी खेलने लग जाते थे और सामान भी टूटता था। हाँ बिल्कुल टूटता होगा। तो माँ उस समय भी हमें समझाती भी थी, कभी पिटाई भी करती थी, और एक रिश्ता जो ईजीनेस का, जहाँ आप अपनी बात बहुत आसानी से कह सकते हैं, वो हमें उनके साथ में लगता था। और वो हमारी बातें आज भी बहुत आसानी से समझती हैं। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिल में क्या चल रहा है, वो समझती हैं। अगर मैं परेशान दिखूंगा उनको तुरंत समझ आ जाएगा कि परेशान है। दूसरा, मेरी माँ को अगर मैं देखता हूँ तो मेरे फादर जब बीमार हुए अपने अंतिम समय, तो उनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया था। तो उनको देखना, संभालना, चलना फिरना से लेके खाना खिलाना से लेके सारे काम करती थी। तो मैंने उनको देखा बहुत स्ट्रॉन्ग, और पर्सनल लाइफ उनकी मैं नहीं सबके सामने, लेकिन उनकी जो ताकत मैंने महसूस की है वो मैंने हर जगह, हर स्टेज पे महसूस की है। वो इतनी स्ट्रांग हैं कि 76 साल की 76 साल की उम्र में वो कैंसर से लड़ी हैं और वापस आई हैं। तो जब इतनी स्ट्रांग उनकी विल पावर होगी तो उनसे इन्फ्लुएंस हुए बिना तो नहीं रहा जा सकता। विल पावर बहुत मजबूत है जी। आपकी सीआरपीएफ की यात्रा कैसी रही और कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए, यात्रा बहुत सुखद रही। अच्छा। और इस सुखद यात्रा के लिए मैं सीआरपीएफ का तो आभारी रहूँगा ही रहूँगा, लेकिन मेरे साथ जिन भी लोगों ने, जिन भी मातहतों ने मेरे साथ काम किया है, मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा, क्योंकि इस यात्रा को सुखद बनाने में बहुत अधिक जो रोल रहता है वो हमारे साथ जो काम कर रहे हैं, हमारे सहकर्मी, कुलीग, जूनियर्स, इनका रहता है। यादगार अनुभव बताइए। यादगार अनुभव के बारे में पूछती हूँ। यादगार अनुभव एक नहीं, बहुत सारे हैं, लेकिन अच्छे वाले। लेकिन यादगार अनुभव की जब हम बात करते हैं तो मैं फोर्स की ही बात करता हूँ। देखिए, जो मैं अभी ये बात कर रहा था, हमारे कोलीग्स की, हमारे जूनियर्स की, सबऑर्डिनेट्स की, जिनकी मैं बात कर रहा था, एक लम्हा है वो मुझे कभी आज तक भूलता नहीं है। मैं बहुत नया था नौकरी में और कंपनी कमांडर था मैं। कंपनी कमांडर का मतलब एक कंपनी को जो कमांड करने वाला अकेला अधिकारी होता है वो कंपनी कमांडर कहलाता है, ठीक है। असिस्टेंट कमांडेंट, कंपनी कमांडर। पंजाब की बात है ये, और ये 92-93 की शायद नहीं, 91-92 की बात है। पंजाब में उस समय में काफ़ी टेररिज्म का माहौल था और हम लोगों को कई तरह के ऑपरेशंस करने पड़ते थे। ऑपरेशंस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। कई तरह के ऑपरेशंस हम लोगों को करने पड़ते थे। तो बीइंग ए यंग कंपनी कमांडर, एक जब नौजवान कंपनी कमांडर होता है तो उसमें जोश बहुत होता है, वो कुछ करना चाहता है और वो दिखाना चाहता है सबको कि भाई मैं नया हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमज़ोर हूँ, ठीक है। तो वो चाहे वो ऑपरेशन प्लानिंग हो, चाहे वो एग्जीक्यूशन हो, उसमें सब में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते। तो मैं भी उस समय पे बहुत यंग था, हिस्सा लिया करता था खूब। तो
एक बार हमारा जो बडी था, राम कुमार उनका नाम, कांस्टेबल राम कुमार, मुझे आज भी याद है, 91-92 की बात है ये। वो मेरी वाइफ के पास आया और वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखिए आप, कितनी सिंसियरिटी, कितनी लॉयल्टी इसमें अगर आप देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, तो आपको वो नज़र आ जाएगी कि कितना अधिकारियों के लिए कितना जज्बा है हमारे जवानों में। वो बोलता है आके कि मैडम हम साहब को तो नहीं बोल सकते हैं कुछ भी, लेकिन आप प्लीज़ उनको बोलो कि ऑपरेशन में वो बहुत बार अकेले निकल जाते हैं। अकेले निकल जाते हैं का मतलब, जैसे यंग आदमी है तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट ज़्यादा रहता है। ये 1-2 इंसिडेंसेस ऐसे हुए जिसमें कि हम पीछा करते हुए टेररिस्ट का, गोलीबारी चल रही है और क्योंकि वो निकल ना जाएं तो पीछा करते जा रहे हैं, तो उसमें मैं सबसे आगे हो जाता था। तो उसका समझाने का तरीका इतना बेहतरीन था, मुझे आज भी याद आता है कि साहब को खतरा है, आगे से तो है ही है, पीछे जो हमारे लोग हैं वो बेबस हो जाते हैं कि अगर आगे साहब है तो मैं क्या कर सकूँगा। ठीक है, तो उनको बोलो कि सबके साथ चला करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसा, और कोशिश हर एक जवान की ये रहती थी कि वो साथ में आए। साथ ऐसे लम्हे मैंने बहुत जिए हैं। बहुत जिए का मतलब मैंने देखा है कि इतना ज़्यादा घनिष्ठता अधिकारियों की, जवानों की, कि जब हम जंगल ऑपरेशंस के लिए नक्सल एरिया में भी जाया करते थे तो जवान अपनी जान की परवाह न करके हमारी जान बचाने के लिए तैयार है, और यही वाइस वर्सा भी होता था। वाइस वर्सा मतलब हमारी भी हमें कोशिश हमेशा यही रहती है कि किसी भी हमारे जवान को किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचे। बहुत गंभीर बातें हो गई। हम लोग बचपन से सुनते आते हैं कि ये जिस फील्ड में है, इन लोग अपने देश को बहुत प्यार करते हैं, देश के लोगों को बहुत प्यार करते हैं, पर इनकी एक कविता है जिसमें ये लिखे हैं प्यार क्या है। तो मैं सर से कहना चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को नहीं, देखिए प्लीज देखिए कात्यायनी जी, नहीं कविता, अच्छा पहले मेरी बात सुन। नहीं मैं सुनूंगी नहीं ना, आपको कविता पढ़नी ही होगी। अच्छा, मैं हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। ये एक कवि भी है। देखिए, मैं कवि नहीं हूँ, नहीं आप हैं। लेकिन आप लोगों की सोहबत में मैं थोड़ा बहुत अब लिखने की कोशिश करने लगा हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना, रिटायरमेंट से पहले तो समय मिलता नहीं था, अब समय कटता नहीं है। तो अब जब समय मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा कुछ लिख पाऊँ। तो वो कविता नहीं है, और तो ठीक है, कविता नहीं है, तो जो आपने लिखा है वही हमें बता दें, हमें सुना प्यार दें। व्यार की तो मैं आज भी बात नहीं करता हूँ। आपने देश प्रेम से जोड़ा था, लोगों देश प्रेम अलग है, लोगों से भी, देश प्रेम, लोगों से प्रेम, जन प्रेम, देश प्रेम, लेकिन प्यार की बात अपने मैंने कभी नहीं परिवार की। से प्रेम। हाँ, तो प्यार की बात मैंने कहाँ की? हाँ, तो वही बता दीजिए ना जो आपने लिखा है। वो सुनाइए ना। चलिए, अगर आप बोलती हैं, क्योंकि ऐसा याद नहीं है मैंने लिखा क्या था, समय भी काफ़ी हो गया है, कुछ तो समय नहीं हुआ है। मैं देख के 2 पंक्तियाँ, नहीं 2 पंक्तियाँ तो नहीं, कम से कम हीर रांझा तक तो आप सुना ही दीजिए। मैं 2 पंक्तियाँ सुना देता हूँ। और दर्शकों से निवेदन ये है कि इसको कविता न समझे। ये कविता है भी नहीं, ये सिर्फ मनोद्गार है जो मन में आया वो बताया। तो यूं ही बैठे बैठे लिखा था। प्यार क्या होता है? प्यार क्या होता है? एक शब्द या फिर एक कल्पना? नहीं पता। इस शब्द पर इतनी कल्पनाएं जुड़ी हैं
कि समझ में आता है ये कल्पना से जुड़ा शब्द है या शब्द से जुड़ी कल्पना। क्या प्यार बात क्या है, होता है, क्या बात प्यार है। क्या होता है नहीं पता, नहीं पता। बाकी किसी और थैंक यू। नक्सलवाद, आतंकवाद और उग्रवाद जी ये देश के लिए बहुत खतरा है। जी। इससे निपटने के लिए आप लोग क्या करते थे और इन तीनों को हम अलग अलग कैसे परिभाषित करेंगे? नक्सलवाद, आतंकवाद और उग्रवाद। देखिए, अलग अलग परिभाषित करना, आप अगर क्योंकि नाम अलग-अलग एकेडमिक है। सेशन से जाएं तो अलग अलग परिभाषित किया जाता है, किया जा सकता है, ठीक है ना। अगर आप नाम से देखना चाहेंगे, आपने उग्रवाद बोला, उग्रवाद मीन्स उग्र तरीके से अपनी बात को मनवाना। अब वो जायज़ है, नाजायज़ है, क्या है, ठीक है। आतंकवाद भी इसी का एक और तरीका है, थोड़ा और ज़्यादा संगठित, आतंक फैला के, आतंक के जरिए अपनी बात को मनवाने की कोशिश करना है, ठीक है। नक्सलवाद पे अगर हम जाएंगे तो नक्सलवाद इन दोनों से थोड़ी ज़्यादा बड़ी समस्या है, क्योंकि इसमें एक सोच जो काम करती है और उस सोच के प्रति लोगों को ये कोशिश की जाती है कि उस सोच के साथ लोगों को जोड़ा जाए और जन आंदोलन के तौर पर इसको किया जाए। नक्सलवाद में आतंकवाद तो है ही है, लेकिन इनकी ओवरग्राउंड एजेंसीज भी बहुत सारी काम करती रहती हैं इसके लिए, यानी एक साथ कई फ्रंट पे कार्य होता है। नाट्य मंडली के तौर पे, रंगमंच पे कार्यक्रम करके, अंडरग्राउंड एक्टिविस्ट, ओवरग्राउंड एक्टिविस्ट और आर्म्ड यूनिट, यानी ये सब एक साथ मिलके एक अंजाम को लाने की कोशिश करते हैं। और वो अंजाम कोई ऐसा अंजाम नहीं है, अंजाम बहुत सीधा है कि बंदूक के ज़ोर पे, बल के ज़ोर पे सत्ता को हासिल करना। तो ये अगर आप ब्रॉडली देखें तो ये तीनों में फ़र्क है और हथियार तीनों जगह पे इस्तेमाल होता है। डिजिटल युग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सीआरपीएफ के लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, डिजिटल युग, इसको कोई रोक नहीं सकता है, ये तो आ चुका है। एआई की अगर हम अभी बात करें तो एआई अभी आना शुरू हुआ है, ठीक है। तो हम डिजिटल की अगर हम बात करते हैं तो ये सिर्फ सीआरपी के लिए नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि ये सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण किस दृष्टि से, आप अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, हम देखना चाहते हैं, तो हम लोग पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी सर्वे ऑफ इंडिया के मैप्स इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। और ट्रेडिशनल तरीक़ों से हम लोग चला करते थे। मैं ये नहीं बोलता हूँ वो तरीका गलत था, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो तरीके से हम सक्सेस नहीं हासिल करते थे, लेकिन वो तरीका थोड़ा स्लो हुआ करता था। अच्छा, ठीक है, क्योंकि उसमें सर्वे ऑफ इंडिया के मैप को ग्राउंड पे लेके जिसको हम सैंड मॉडल बोला करते हैं, ठीक है। तो वो सैंड मॉडल पे ब्रीफिंग हुआ करती थी या सैंड मॉडल पे काम हुआ करता था। तो वो थोड़ा, क्योंकि हर एरिया के लिए स्पेसिफिक, हर जगह के लिए स्पेसिफिक सैंड मॉडल्स बनाना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि वो स्केल के हिसाब से कार्य करता है। तो आप 10 किलोमीटर का एरिया, 20 किलोमीटर का एरिया, 30 किलोमीटर का एरिया सैंड मॉडल पर ले आएंगे। लेकिन आपको जब बहुत लंबा एरिया को देखना है तो डिजिटल से अच्छा कोई ज़रिया नहीं है। और सीआरपीएफ में ये ऑलरेडी शुरू हो चुका था, जब मैं छोड़ा उससे काफ़ी पहले ही हम लोग इस पर आ चुके थे। तो नज़रिया आपको
चेंज करना पड़ जाता है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि आप यू कैन एक्ट फास्ट, यू कैन एक्ट स्मार्ट। अगर आपको किसी की पोजीशंस निकालनी है तो आज बहुत सारे चल रही हैं, चाहे आप सैटेलाइट्स के थ्रू कर लीजिए, ठीक है, चाहे आप दूसरे मोड्स इस्तेमाल कर लीजिए, ड्रोन से लेके और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो डिजिटल युग तो डेफिनेटली, ये तो मैंने ऑपरेशंस की बात की, डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, सर्विस रिकॉर्ड्स, अगर आप उनकी बात करें तो इतने मोटे मोटे सर्विस रिकॉर्ड्स, और डिजिटाइज हो गया तो सब जी, सर्विस रिकॉर्ड देखना वो इंडिविजुअल को नहीं दिखाया जा सकता था, क्योंकि उसका सर्विस रिकॉर्ड हेडक्वार्टर में रहा करता था और वो दूसरी जगहों में सर्विस यूनिट्स में घूम रहा होता था। आज की तारीख में डिजिटाइजेशन का फ़ायदा देखिए आप, कि हर इंडिविजुअल को अपने सर्विस रिकॉर्ड के डिटेल्स अपने मोबाइल ऐप पे देख सकता है, क्योंकि सीआरपी ने ऐप बना दिया है। अपनी छुट्टी से लेके, अपनी ट्रांसफर्स से लेके, एप्लीकेशन ट्रांसफर्स की भी आज की तारीख में डिजिटाइज हो गई है। ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो गया, और ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा तो डेफिनेटली जो ह्यूमन इंक्लिनेशन होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, वो भी कम ख़त्म। तो डिजिटाइजेशन तो चाहे ऑपरेशनल फील्ड हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड हो, चाहे लॉजिस्टिक्स फील्ड हो, हमारे पास कितने तरह के स्टोर्स, बहुत तरह के स्टोर्स। अब एक क्लिक पे डायरेक्टरेट में अगर उनको कहीं भी ट्रांसफर्स करने हैं, ज़रूरत इस एरिया में नहीं है, इस एरिया में ज़रूरत पड़ी है, तो एक क्लिक पे ये पता चल जाता है कि हम कहाँ कहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं। तो हर फील्ड के लिए ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, सिर्फ सीआरपीएफ में नहीं। हर आप फील्ड। देख लीजिए आज बैंक से लेके सब जगह डिजिटाइजेशन है, तो इसको कोई नकार। जहाँ तक एआई की बात है, एआईएस अभी बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, और जो एआई प्रचलन में है वो खराब है। खराब है का मतलब साइबर अरेस्ट हाँ, और दूसरे कई तरह के फ्रॉड्स एआई के थ्रू हो रहे हैं। तो इवन कुछ केसेस में हमने ये भी देखा है, सीआरपीएफ में भी कुछ केसेस हुए हैं ऐसा जहाँ हनी ट्रैपिंग भी हुआ। ठीक है, सिर्फ सीआरपी नहीं, अधिकतर बहुत फोर्सेस में ऐसा हुआ है। ठीक है, तो एआई अभी क्योंकि नया सब्जेक्ट है और अभी ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव काम में यूज़ हो रहा है बजाय कंस्ट्रक्टिव के, बट समय दूर नहीं है कि इसके कई तरह के कंस्ट्रक्टिव काम आ जाएंगे। चैट जीपीटी आपने किया ही होगा, हाँ बिल्कुल, डीप किया ही है आपने। बिल्कुल। तो नई नई चीज़ें हैं, नई नई टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी एम्ब्रेस करनी ही पड़ेगी, हर हालत में करनी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी फोर्स हो या एज ए कॉमन मैन ऑल्सो। आप जब राम मंदिर निर्माण हो रहा था तो वहाँ आप सेवारत थे, आपको कैसा अनुभव हुआ? वहाँ जो जनता जाती थी एकदम उत्साह में, श्रद्धा से भरी हुई, तो कैसा लगता होगा वहाँ का माहौल? आपको कैसा फील होता होगा? देखिए, पीछे पता नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई नहीं, दे रहा राम जी है, दिखाई दे रहे हैं। शायद ये उसी का डिपिक्शन है। हाँ हाँ, मेरी कुछ यादें हैं सर्विस करियर की, यहाँ से जुड़ी हुई हैं, अयोध्या से। अच्छा, सर्विस करियर की यादें मैं इसलिए बोलता हूँ कि शायद मैं सीआरपीएफ को तो मैं पहला अधिकारी हूँ, पक्का है, मैं जानता हूँ, और शायद कोई और अधिकारी हो तो हो जिसने विवादित ढांचे को गिरते हुए भी देखा है और राम मंदिर को बनते हुए भी। हाँ। जब ये विवादित ढांचा गिराया जा रहा था, उस समय पे मैं डिप्टी कमांडेंट के पद पे था, 104 आरएएफ में मैं पोस्टेड था, अलीगढ़ में हम लोगों का क्वार्टर हुआ करता था।
मुझे याद है आज भी, वो ठंड भरी रात थी, दिसंबर का महीना था, और क्योंकि हम मतलब सीआरपीएफ जब भी डिप्लॉय होती है या कोई भी फोर्स, वो इन एड टू सिविल पावर होती है, ठीक है। तो स्टेट ने तो सीआरपीएफ मांगा ही नहीं था, और हमें भेजा भी गया था। ऐसा कैसे? सेंटर ने, ठीक है, अच्छा। स्टैंड बाय, कब रिक्वायरमेंट पड़ेगी आप नहीं जानते, स्टैंड बाय। और उसके बाद दंगे उस हुए समय थे, तो हाँ उसके बाद दंगे हुए बहुत थे, अगर आपको भयंकर, याद हाँ है। हाँ बहुत भयंकर। तो आज प्रिकॉशनरी बोल लीजिए, फॉर वट एवर, ठीक है, उसकी हम ज़्यादा बात ना करें, चर्चा ना करें तो अच्छा है। तो मुझे याद है आज भी, जब स्टेट ने हमें बुलाया नहीं तो स्टेट हमें कोई जगह भी नहीं देगी, फैसिलिटीज़ भी नहीं देगी। तो हम लोग जितने भी थे, या तो सेंटर की प्रॉपर्टीज़, रेलवे स्टेशन, सेंटर की प्रॉपर्टी रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन, और डोगरा रेजिमेंटल सेंटर डीआरसी अयोध्या के पास फैज़ाबाद में, वहाँ हम लोग कैंप करके बैठे हुए थे। जिस दिन ये हुआ था वाक़या डिमोलिशन वाला, जिस दिन विवादित ढांचे को गिराया गया था, उस दिन एक रात पहले से ही 2 बजे या 3 बजे से हम लोग बसों में बैठे हुए थे कि शायद ऐसा कुछ रिपोर्ट्स जो भी थी आई थी। और सुबह जब ये खबर चारों तरफ फैली तो उसके बाद दंगा हुआ, काफ़ी जगहों पर दंगा हुआ, और हम घटनास्थल पर भी गए थे। और उस जगह को तब भी देखा था, और देखिए कैसे पूरा चक्र घूमता है। जब मंदिर बन रहा था तब मैं सीआरपीएफ में सेंट्रल सेक्टर में एज आईजी पोस्टेड था। सेंट्रल सेक्टर मतलब यूपी, उत्तर प्रदेश। और हमारी एक बटालियन इसकी सुरक्षा में भी लगी हुई। उसके अलावा महिला बटालियन की 2 कंपनी भी सुरक्षा में लगी हुई थी। तो मेरा रेगुलर आना जाना होता रहता था। और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई, हाँ। मैं सौभाग्यशाली था। क्या आप वहाँ कि थे? मैं वहाँ था, सेवा कर रहा था। लोगों में देखा मैंने, आपने एक पूछा था, लोगों में बहुत उत्साह, बहुत ही उमंग। कार्यशैली चाहे से देख लीजिए, चाहे एलएनटी काम कर रहा था तो जो काम करने वाले उनमें उत्साह, उमंग। और उसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो आप देखिए आज की तारीख में हजारों लाखों श्रद्धालु जा रहे हैं, हजारों तो रोज जा रहे हैं। उसमें तो कई बहुत बार, बहुत हाँ, तब तो ऐसा था कि 1.5 लाख तक 2 लाख तक भी श्रद्धालु दिन में आते थे, और इससे ज़्यादा भी हो जाते थे, ठीक है। तो वो एक चैलेंजिंग टाइम, चैलेंजिंग मतलब देखिए चैलेंज किस तरह का रहता है, ऐसे में ऐसा नहीं है कि कोई गोली चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। चैलेंज रहता है कि जब इतने लोग आते हैं तो किसी प्रकार का संभावना भी तो हो कोई सकती है भगदड़ ना हो जाए, हाँ, ना गोलियां भी कोई चलने की संभावना कोई हो इस सकती तरह की नहीं, उस पर आ जाएंगे बाद में, वो थोड़ा सा अलग विषय है। लेकिन पहला विषय क्या है? पहला विषय तो ये है कि एक ऐसी जगह जहाँ लोग श्रद्धा से आ रहे हैं, जहाँ हजारों लोग आ रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं। और आपने अगर अयोध्या देखा हो तो अयोध्या बहुत छोटा सा टाउन है। और जब मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बना हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, ठीक है। तो इतने जब लोग आते थे, कोई स्टेशन पे है, कोई लाइन में है, ठीक है, किसी को जल्दी है, कोई सरयू स्नान के लिए जा रहा है, कोई सरयू स्नान करके आ रहा है, कोई लता मंगेशकर चौक पे खड़ा हुआ देख रहा है। तो मतलब हर जगह जन सैलाब,
कोई जगह ऐसी नहीं होती थी जहाँ जनसैलाब ना हो। तो इतने बड़े जनसैलाब, जनसमूह को संभालना, ये सॉफ्ट स्किल्स बहुत आवश्यक हो जाती हैं। और जैसा कि क्योंकि बंदोबस्त कार्रवाई में पुलिस जो होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्किल्स इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन यहाँ आप देखेंगे बहुत सॉफ्ट स्किल्स का इस्तेमाल किया गया। कहीं भी किसी भी तरह का बदतमीजी, बदज़बानी, नहीं, किसी भी तरह का बिल्कुल नहीं बिल्कुल किया गया। तो ये एक बहुत अपने में ही एक बहुत बड़ा कार्य है। दूसरी बात जो आपने बोला, थ्रेट, यस, थ्रेट था, आज भी है। कुछ ही दिन पहले तो दिल्ली से एक टेररिस्ट को उठाया गया जिसके पास ग्रेनेड वगैरह मिले हैं, और जिसने बोला कि उसका उद्देश्य यही था अयोध्या। तो थ्रेट तो तब भी था, थ्रेट अब भी है, ठीक है। लेकिन थ्रेट के लिए बहुत सारी एजेंसीज काम करती रहती हैं दिन रात। इंटेलिजेंस एजेंसीज दिन रात काम करती रहती हैं थ्रेट को मिटिगेट करने के लिए, थ्रेट को रोकने के लिए, थ्रेट को ख़त्म करने के लिए। लेकिन ये तो जो क्राउड मैनेजमेंट है, ये तो जो वहाँ पे है ग्राउंड में, उसको वहीं पे करना है। तो दोनों में ये फ़र्क ज़रूर है। आप नक्सलवाद क्षेत्र में कार्यरत तो रहे ही होंगे। जी हाँ, बिल्कुल रहा कोई हूँ। ऐसी सीआरपी का कोई मेरा ख्याल अधिकारी नहीं होगा या कोई ऐसा कार्मिक नहीं होगा जो नक्सल क्षेत्र में ना रहा हो। जी, सवाल। कोई ऐसी घटना जो अभी तक आपको याद हो और आप भूल नहीं पा रहे हो? हाँ, है, एक घटना है जो कभी उतरेगी भी नहीं। जगह नहीं बताऊंगा, लेकिन नक्सल क्षेत्र था, छत्तीसगढ़ की बात है ये। एक हमने, ये 2008 की बात है, 2008 में नक्सल क्षेत्र में जो डिप्लॉयमेंट था बहुत कम था और बहुत ज़्यादा फोर्सेस वहाँ काम नहीं कर पा रही थी, स्पेयर नहीं हो रही थी, जो भी रीज़न हो। उस समय पे हमने एक ऑपरेशन किया था, 3 रात का ऑपरेशन इनफैक्ट, और अबू जमाड़ मतलब जो वहाँ का जंगल है। मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले कॉमन इंटरेस्ट के लिए बता देता हूँ। उसको अबू जमाड़ बोलते हैं, लेकिन अगर उसको तोड़ के बोला जाएगा अबुझ माड़। अच्छा। अबुझ मतलब जिसको बूझ न सके, माड़ मतलब जंगल। अच्छा। माड़ वहाँ की भाषा में जंगल, तो जो बूझा ना जा सके वैसा जंगल उसको कहा जाता था अबू जमाड़ में। तो बहुत मुश्किल ऑपरेशन था वो। ऑपरेशन हमने बहुत सक्सेसफुली किया। 3 रात हम जंगल में रुके थे, और क्योंकि वो उस समय का, उस तरीके का पहला ऑपरेशन था, उस तरीके का ऑपरेशन पहले नहीं हुआ था। तो वो नक्सलियों के लिए एक चैलेंज बन गया था कि 3 रात ये हमारे घर में घुस के और हमारा नुकसान करके ये लोग चले गए बिना कोई नुकसान लिए हुए। अच्छा। ठीक है। तो उस ऑपरेशन के कुछ समय बाद की घटना है। मुझे जाना था सिविक एक्शन प्रोग्राम मतलब हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ जो लोकल पॉपुलेशन होती है, गांव वाले हैं, दूसरे लोग हैं, उनके लिए कुछ छोटे कार्य करते हैं जो उनको मदद कर सकें। कुछ शेल्टर बनवाना, बस स्टॉप्स बनवाना। तो इसी संदर्भ में हमने एक छोटा बच्चों का, क्योंकि वहाँ स्कूल नहीं था, तो हमने एक छोटी बिल्डिंग स्कूल के लिए बनाई थी। तो उसके लिए जाना था मुझे। तो जाने क्या मेरे दिमाग में उस दिन चला कि मैं नहीं गया। वहाँ स्ट्रैटेजीज भी हम चेंज करते रहते थे। नहीं गया, हमने कहा अगली बार करेंगे, फिर आऊँगा, बताऊँगा। तो जिस दिन हमको जाना था, उस दिन मैं अपना फ़ोन पे दोस्त से बात कर रहा था
जाने से पहले की बात है। बात करते करते ही मन में क्या आया क्या नहीं आया मुझे आज तक समझ नहीं आया। वैसे तो वहाँ स्ट्रेटजी रहती थी कि गाड़ी बदल के जाइए, अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए, पर चूँकि मेरे जाने से पहले हमारी यूनिट के सेकंड इन कमांड और डिप्टी कमांडेंट वो भी गए थे उसी रास्ते से, जाके उन्होंने पूरा तैयारी वगैरह सब किया था। तो एक होता है कि अभी आज जाना सेफ है, कोई ऐसी इशू नहीं आने वाली है। फिर भी मैं बोला नहीं, आज इस गाड़ी में मैं नहीं जाऊंगा, जो मेरा ऑफिशियल व्हीकल था मैं इसमें नहीं जाऊंगा। वो टैक्सी वाला जो गाड़ी होता है आज मैं उसमें जाऊंगा। टैक्सी लिए, बैठे, तो एक और साथ में हमारे गाड़ी चलता है जिसमें हम लोग प्रोटेक्शन बोलते हैं, जो एक ग्रुप, ताकि कोई भी इवेंचुअलिटी हो तो कम से कम 2 गाड़ी रहेगा तो एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो वो गाड़ी दूसरा जो हमारे साथ चल रहा था। जब हम आधे रास्ते पहुँचे तो बहुत ज़ोर का एक धमाका हुआ और जो मेरे साथ जो गाड़ी चल रहा था जिसमें मेरे 5 साथी थे, वो गाड़ी बम से उड़ा दिया। उसके बाद फायरिंग हुआ, मैं, ड्राइवर और 2 और लोग जो हम गाड़ी में थे, 4, हम लोग फायर करते रहे। रीइंफोर्समेंट आया तो उसके बाद में फिर हमने अपने इनको देखा, गाड़ी के परकच्छे उड़ गए थे बुरी तरह से, इंजन 100 मीटर दूर जाके गिरा हुआ था। तो वो दृश्य वो आज भी मेरे दिमाग में घूमता रहता है। और क्योंकि ऐसे समय पे कैसे बोलूँ मैं इसको, क्योंकि जब शहादत होती है और शव शत विक्षत होता है ना, वो देख के थोड़ा अंदर एक खराबी लगती है, दुखता है, दर्द होता है। और उससे भी ज़्यादा दर्द होता है जब हम उनको घर भेजते हैं। और आज भी याद है जब मैं एक एक के घर वालों से बात करता था। आपके घर वालों की प्रतिक्रिया इसके बाद? पहले मैं इसको ख़त्म कर लूँ। हाँ, मुझे खुद ही अजीब लग रहा है। मैं इसको ख़त्म कर लेता हूँ जल्दी से। तो एक ये हुआ कि यार ये जिन्होंने किया है उनको छोड़ेंगे तो नहीं। बाद में एक ऑपरेशन के दौरान में 2 नक्सल पकड़े गए जो ओवरग्राउंड काम करते थे और जिनका काम यही था, सिर्फ एक्सप्लोसिव पहले से लगा होता था, उनको सिर्फ वायर्स जोड़ना होता था बैटरी के साथ में और धमाका होता था। तब उन्होंने ये बताया कि ये उसका प्रतिकार था जो हम 3 दिन का ऑपरेशन करके आए थे उस समय पे, और उन्होंने ये ठाना था कि उन्होंने मेरे प्राण लेने ही लेने हैं। अरे बाबा। तो कई बार इस तरह की जब घटना होती है तो क्षणिक भावनाएं कमज़ोर होती हैं, क्षणिक कमज़ोर होती हैं, दिल आहत होता है, लेकिन उसके बाद वापस उसी जज्बे से काम शुरू होता है। तो ये एक ऐसी घटना है जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ और ये हमेशा मेरे साथ रहेगी। परिवार की प्रतिक्रिया? परिवार की प्रतिक्रिया कैसे बोलेंगे, परिवार को बहुत जल्दी तो पता चलता ही नहीं है जब हम फील्ड में होते हैं। लेकिन प्रतिक्रिया मुझे आज भी याद है, जो परिवार से पहले मैं बड़े परिवार की अगर बात करूं, बड़े परिवार का मतलब सीआरपी परिवार की बात करूं, तो जब ये इंसिडेंस हुआ और जब हमने सारा वाइंड अप कर लिया
तो मेरे हेडक्वार्टर में हमारे जो डायरेक्टर जनरल थे उस समय के, उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ, तुम घबराओ मत, ठीक है, फोर्स है तुम्हारे साथ में, तुम ठीक हो। मतलब इस तरह की एक हौसला पूरा देना जिसको कहते हैं, वो पूरे का पूरा हौसला उन्होंने मुझे दिया था। ये बड़े परिवार की बात मैंने आपको बताई है। हाँ, अपने परिवार में तो खैर होता है ऐसा कि वो क्षण भर के लिए या यूँ बोलिए कि कुछ समय के लिए शॉक हो जाते हैं। उनको शॉक लगता है कि ये हुआ कैसे, क्या हुआ, और जब सारी बातें धीरे धीरे पता चलती हैं तो बट क्योंकि ये भी पता होता है कि ये नौकरी है और इस तरह की नौकरी है जिसमें ये घटना कभी भी हो सकती है। बहुत सारे हमारे अधिकारियों ने, जवानों ने प्राण न्यौछावर किए हैं। तो उसके बाद फिर सब चीज़ें धीरे धीरे वापस समाप्त हो जाती हैं। नौकरी के दौरान तो आप बहुत व्यस्त रहते होंगे, सेवानिवृत्ति के बाद आपकी दिनचर्या कैसी है? देखिए, इतने साल जब हम फोर्स में काम कर लेते हैं तो फोर्स की जो दिनचर्या है वो बहुत ही अच्छी दिनचर्या है। आपको सुबह से लेके और रात तक के लिए आपका समय हर चीज़ के लिए निर्धारित रहता है, हर चीज़ के लिए। तो मेरा जो सुबह का समय है और जो शाम का समय है वो तो निर्धारित है। उसी प्रक्रिया के अनुसार मैं सुबह उठता हूँ, मॉर्निंग वॉक जाता हूँ, कुछ एक्सरसाइज करता हूँ, शाम को खेलता हूँ, थोड़ा जिम भी करता हूँ। लेकिन जो दिन वाला समय होता है, जो मैं ऑफिस जाया करता था या लोगों से मिला करता था या दूसरे कार्य करता था, उसमें ऑफकोर्स कई तरह की चेंजेस आ गए हैं। लेकिन जब से जुड़ गया हूँ शब्दरंग के साथ में, तो तब से ये भी मुझे एंगेज रखे रखता है, बिजी रखे रखता है। और इसका मुझे एक और जो सबसे बड़ा फ़ायदा नज़र आता है, परोक्ष रूप से नहीं, अपरोक्ष रूप से आप कह लीजिए कि आप लोग जो कार्य करते हैं, साहित्यकारों को बुलाते हैं, दूसरे अलग अलग फील्ड से कवियों को बुलाते हैं, ठीक है। एक किन्नर भी आई थी पायल जी, हाँ। उनका एक अलग ही जो समाज को समझने देखने का नज़रिया, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप बुलाते हैं कई विभूतियों को, पद्मश्री भी आई थी, हाँ, विद्या बिंदु सिंह जी, ठीक है। तो एक नया अनुभव और जुड़ाव ऐसे लोगों के साथ में शुरू हो गया है जो मेरे फील्ड से कहीं भी नहीं थे। तो अब मुझे उसमें भी बहुत आनंद आने लग गया है। अच्छा। युवाओं के लिए कोई संदेश? युवाओं के लिए मेरा एक ही संदेश है, वो है इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट करिए, किस में इन्वेस्ट करिए? आप अपनी सेहत पे इन्वेस्ट करिए और आप अपने समय पे इन्वेस्ट करिए। ये दोनों चीज़ें बहुत 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 ज़रूरी हैं। सेहत पे मैंने पहले इसलिए कहा है कि यदि आप देखेंगी हमारे नेशनल बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हेल्थ सर्विसेज पे जाता है, बहुत बड़ा। और आजकल जिस तरह से मैं देखता हूँ कि जिनको लाइफस्टाइल डिजीज़ कहा जा रहा है, अरे लाइफस्टाइल डिजीज़ क्या मतलब हुआ? लाइफस्टाइल डिजीज़ कुछ नहीं है। आपने अपनी दिनचर्या, अपना शेड्यूल इस तरह से बना लिया है कि आप बीमार हो रहे हैं, और बीमार हो रहे हैं तो दवा खा रहे हैं, और दवा खा रहे हैं तो इस एक चक्र में ऐसे फंस गए हैं कि आप ना तो अपना शरीर को ठीक से देखभाल कर पा रहे हैं, ना अपने कार्य को ठीक से देखभाल कर पा रहे हैं, और
एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा बजट जैसे मैंने बोला हेल्थ सर्विसेज पे जा रहा है, दवाओं पे जा रहा है, तो अगर इन्वेस्ट करते हैं अपनी हेल्थ पे तो शायद घर में एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, तो अगर सभी लोग करें तो समाज में हेल्दी समाज बनेगा, हेल्दी समाज बनेगा, हेल्दी देश बनेगा। एक बीमारू देश किसी को नहीं चाहिए। एक ताकतवर देश बनने के लिए हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा पहला संदेश तो यही है कि इन्वेस्ट करिए, अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करिए। दूसरा संदेश टाइम पे ज़रूर इन्वेस्ट करिए। बहुत सारी चीज़ें मैं देखता हूँ आजकल युवाओं में कि खेल की जगह, आउटडोर एक्टिविटीज़ की जगह, एडवेंचर एक्टिविटीज़ की जगह मोबाइल पे। ठीक है, आप ज्ञान लीजिए, ठीक है, आप जो बेहतर चीज़ें मिलती हैं उसको लीजिए, लेकिन जो आपका समय अगर पढ़ाई का है तो पहला ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए। ठीक है, आपका काम का है तो पहला ध्यान काम का होना चाहिए। यानी जो आपका बेसिक, जो आपका टास्क इन हैंड, उस पे ध्यान होना चाहिए, उस पे समय होना चाहिए, तभी आप उस चीज़ को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और तभी आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं, इसलिए बोलता हूँ कि जब आपको टाइम मैनेजमेंट या टाइम मिसमैनेजमेंट बोलें तो वो टाइम मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट जो है वो आपको स्ट्रेस देना शुरू कर देता है, और जो कि बैड स्ट्रेस होता है। इट्स नॉट गुड स्ट्रेस, बैड स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से और फिर नई तरह की कई बीमारियां शुरू होती हैं, या उसको डी स्ट्रेस होने के लिए कई तरीके के दूसरी चीज़ें होती हैं। डी स्ट्रेस में भी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, योगा भी है, मेडिटेशन भी है, और एक ख़राब तरीका भी है डी स्ट्रेस का जो ड्रग्स की तरफ ले जाता है। आजकल तो युवाओं में बहुत खतरनाक होते जा रहा है। तो इन दो चीज़ों के ऊपर मैं बोलूँगा कि युवा अपना इन्वेस्ट करें। बहुत बहुत अच्छा लगा सतपाल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद।